नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सट्रा। और आज की हमारी सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे दर्शकों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अधर्म पर, जब भी अधर्म की बात आती उस पर सख्ती दिखाते हैं और बुलडोजर प्रहार किया जाता है दर्शकों। और यह अधर्म कहां हुआ? बहराइच में हुआ। अब बहराइच योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कैसी कार्रवाई करेगा, इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। दंगाई चाहे कैसा भी हो, लेकिन योगी राज में हर दंगाई का इलाज होता है दर्शकों। हर अपराधी, हर राष्ट्र विरोधी और जो मजहबी नफरत फैलाते हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ सबक सिखाते हैं। बहराइच में आपको पता है, राम गोपाल मिश्रा की बेरहमी से पिटाई करने वाले, उसे तड़पाने वाले, मारने वाले, उनका तो हाफ एनकाउंटर योगी की पुलिस ने कर दिया है। यह आप देख लीजिए, राम गोपाल के साथ जो ज्यादती की, उनकी हालत क्या कर दी। लेकिन महाराजगंज में बुलडोजर चलाने की तैयारी भी है। दोनों जगह की तस्वीर हमने आपको दिखाई। बहराइच में भी जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीर भी आपने देखी। अब आप देखिए, मकानों, दुकानों को चिन्हित कर लिया गया है और जहां जहां अवैध कंस्ट्रक्शन है वहां नोटिस लग गया है। देख लीजिए, 30 से ज्यादा घर हैं जहां ऐसे लाल निशान लगा दिए गए हैं। साफ है, दंगाइयों पर बुलडोजर स्ट्राइक शुरू हो गई है। अब उत्तर प्रदेश प्रशासन कभी भी पीला पंजा अवैध जगह पर चला सकता है, सिर्फ इंतजार है। और यह कोई पहली बार नहीं है जब अतिक्रमण पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन कार्रवाई कर रहा हो। लखनऊ, अकबर नगर, वहां एक्शन क्या हुआ था देख लीजिए आपके सामने। बड़ी संख्या में बुलडोजर पहुंचे थे और फिर वही हुआ कि योगी किसी भी दंगाई को छोड़ते नहीं हैं और ऐसी तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सोचिए कि जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, उससे अब दंगाई और अराजक तत्व खौफ में आ गए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच की है। ये एक लाइन से खड़े बुलडोजर को देख कई लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। ये बाबा के बुलडोजर हैं। लोग जानते हैं कि यूपी में गलत करेंगे तो ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। योगी के हत्थे हर अपराधी को चढ़ना ही है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद बहराइच में माहौल गरमाया हुआ है। हर हिंदू आक्रोशित है, गुस्से में है, लेकिन बाबा हर किसी के साथ इंसाफ करते हैं। गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रखते हैं। अब इलाके में लाल निशान लग चुके हैं। लाल निशान अतिक्रमण का सबूत है। लाल निशान सबूत है अवैध कब्जे का, जिस पर अब बुलडोजर एक्शन जल्द ही हो सकता है। लाल निशान राम गोपाल की हत्या के आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर भी लगा है, जिसकी ज्वेलरी की दुकान से लेकर काफी संपत्ति है, जिसमें कुछ अवैध भी है। अब आरोपी के घर जल्द बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। वो उस आरोपी का घर है जिस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस महाराजगंज बाजार में तकरीबन 30 से 40 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिन मकानों को इस बुलडोजर एक्शन के तहत चिन्हित किया गया है। आने वाले वक्त में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद इन मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। बहराइच में तैनात ये बुलडोजर हवाई नहीं है, क्योंकि योगी जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। योगी अवैध कब्जे को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर की ये तैनाती देख लोगों में बौखलाहट है। बुलडोजर तैनात हैं, एक्शन का इंतजार है। और अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जिस पर योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं दर्शकों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक्शन से पहले एक एक तस्वीर को देख रहे हैं। और ये आप देखिए, बहराइच पर
सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर बनी हुई है, पल पल पर अपडेट ले रहे हैं। बहराइच हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक भी की। दर्शकों, बहराइच के ताजा हालात की उन्होंने अफसरों से जानकारी ली। सिर्फ इतना नहीं, डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठक में मौजूद रहे। अमिताभ यश ने योगी को बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी दी है कि बहराइच की क्या तस्वीर सामने आ रही है। फोर्स वहां पर तैनात है। 45 मिनट तक ये बैठक चली है और योगी के पास पूरा खाका पहुंच गया है कि कैसे एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए, योगी आदित्यनाथ एक एक जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इतना भर नहीं है। आज मैं आप बुलडोजर एक्शन की तैयारी कैसी है उत्तर प्रदेश प्रशासन की, ये तो आपने देख लिया। नोटिस भी चस्पा हो गए, ये भी देख लिया। लेकिन अवैध कब्जे पर अब प्रशासन की नजर और ज्यादा बढ़ गई है। अब्दुल हमीद ये वही नाम है जिसका दंगे में नाम आया था, और इसके घर भी नोटिस चस्पा हो गया है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो बुलडोजर चलने से पहले ही एक्शन पर सवाल उठाने लगे हैं। पीडब्ल्यूडी के नोटिस लगाने पर हिंदू मुस्लिम होने का आरोप लगा रहे हैं। सवाल उठाने वाले कुछ घर चिन्हित किए गए जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। आप सोचिए, और मैं आपको बता रहा हूं सीधा सीधा, आपको समझा रहा हूं कि कैसे एक्शन लिया गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, आज उन्हें हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस तरह की तस्वीर अभी तक हमें देखने को मिल रही है, वो कई सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जो हमने देखा, बुलडोजर एक्शन को लेकर नोटिस लगा दिए गए हैं। कुल 23 दुकानों और घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। 20 मुसलमानों के इसमें घर शामिल हैं दर्शकों, और इतना ही नहीं, 3 हिंदुओं के घर पर भी नोटिस लगा हुआ है जो चिन्हित कर लिए गए। सड़क किनारे अवैध कब्जे को हटाना सबसे बड़ा मकसद है। सिर्फ मुसलमानों के घरों पर नोटिस चस्पा करने का आरोप लगाया जा रहा है। जाति देखकर कार्रवाई का भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सोचिए जरा कि एक के बाद जब इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब तमाम आरोपों के बाद रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हमने पूरा एक्सरे किया वहां। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम परिवारों से क्या बातचीत हुई, सुनवाता हूं। भैया हम कहा बताइए, जब सब्जी की जौन मर्जी करत है, हमार कौन जो रख दिया है, कुछ कही बे, कुछ हमार सबकी सुनी ना जाते तो का कही। अब सबको गिरात रहता, हमो गिरा लिए इनकी पता नहीं। अब नुकसान के अभी 1 महीना पहले नहीं टीन छवा है ना, तो गरीब आदमी किराए पर घर है, हमार मकान नहीं। देखा सुबह उठे तब देखा कि नोटिस हमने घर पर भी लगी है, और हम लोगों से कोई भी बवाल नहीं जानते हैं। जब उन लोग दंगा हुआ तो हम लोग सब घर में दरवाज़ा बंद करके बच्चन को लेके बैठ गए कि हमारा 2 घर का हिंदू का है, अगर जो हमने पर हमला हो जाए तो जान न पाए। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं तो हम जानते भी नहीं है कैसे हुआ है। सुना आप, बुलडोजर की आहट और दीवारों पर लगे नोटिस अब लोगों को डराने लगे। अवैध कब्जे पर कब्जाई जमीन, जो जमीन पर कब्जा किया गया है, उसका खौफ दिख रहा है। तभी तो कोई गद्दे, कोई कुर्सी और घर दुकान का सामान उठा रहा। दिखाइए, ये देखिए आप तस्वीर, सब अपना सामान ले जा रहे हैं। टेम्पो में सामान कोई लाद रहा है, जिसको जहां जगह मिल रही है वहां ले जा रहा है, दूसरा ठिकाना ढूंढ रहा है। मकान दुकान खाली होने लगी है। लेकिन सोचिए आप, अवैध तरीके से निर्माण किया गया, लेकिन अब बुलडोजर से अवैध कब्जे को समतल किया जाएगा। और उससे पहले ही ये तस्वीर देख लीजिए, जो आज ये तस्वीर दिख रही है, बहुत अच्छे से ये जानते हैं कि ये गलत किया है, उसी की सजा मिल रही है। क्योंकि योगी राज में गलत करने वाले को सजा मिलती है। लेकिन हमारी टीम वहां पर पहुंची, लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाता हूं। नोटिस कोई लगाई से रात के, हम सब अकेले रहा, बच्चे रोवत पीटा था, इधर भाग गए, खेत में पड़ी रहा, कोई रास्ते तुम तो जानते हो। तो नोटिस लगाएंगे तब सुने, तुम भाग के आइए ना। ये सर्विस सेंटर का दुकान है, यहाँ पे नोटिस मिला कि 60 फीट करीब सड़क कटने का, मतलब अंदर आने का संभावना है, इसलिए हम लोग
दुकान खाली कर रहे हैं। ये पूरा मकान हमारा ही है। अच्छा, मकान आप जी। 60 फीट कहाँ तक आ रहा है, आपने नाप के देखा? जी बहुत आगे तक आ रहा है, पूरा ये जा रहा है। अच्छा, ये पूरा जा रहा है। पूरा जा रहा है जी। दर्शकों, इधर योगी की पुलिस एक्शन में और उधर सियासत करने वाले आ गए। अब बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर, अवैध निर्माण पर 72 घंटे के बाद एक्शन होगा तो विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा है, परेशान होने लगे हैं। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी नेताओं की लंबी फहरिस्त जो इस पर बयान भी दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज आपको मैं एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। सियासत के साथ साथ रिपब्लिक भारत के कैमरे में बहराइच हिंसा का पूरा सच कैद हो गया है। हमने चश्मदीदों से बात की है, हिंसा का पूरा एक्सरे किया है। आप सुनिए चश्मदीद क्या कह रहे हैं, सियासत कैसे हो रही है इस रिपोर्ट में। बहराइच में अभी बुलडोजर कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, सिर्फ नोटिस चस्पा किए गए हैं। बहराइच की गलियों में बुलडोजर की तैनाती हुई है। अभी 3 दिन यानी 72 घंटे का समय बाकी है, लेकिन सियासत है कि इस पर उबाल लेने लगी है। अखिलेश यादव सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। बुलडोजर से डराने की बात कहकर नफरती गैंग की लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। अखिलेश यादव ने पहले राम गोपाल के आरोपियों के हाफ एनकाउंटर पर सवाल उठाया। बहराइच हिंसा को लेकर योगी सरकार को घेरा, लेकिन उपचुनाव से पहले एम फैक्टर को साधने की कोशिश में जुटे अखिलेश सच और झूठ के फासले को भूलते दिख रहे हैं। हमारी टीम बहराइच की हिंसा से जुड़े हुए सच को जानने वहां गलियों गलियों घूम रही है। इसी दौरान हमें दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा में शामिल कुछ लोग मिले, जिन्होंने 13 अक्टूबर की रोज जो कुछ हुआ उसे एक एक कर हमारे कैमरे पर बता दिया और घटना से पर्दा उठा दिया। इतना ही नहीं, मस्जिद से अनाउंसमेंट वाली बात का दूध और पानी का पानी कर दिया। क्या अनाउंस हो रहा था दादा मस्जिद से, एक बार बताइए। यही अनाउंस हुआ कि जो जहाँ मिले उसको मार दो, बस। सिर्फ महाराजगंज में मस्जिद से या फिर आसपास जो है? दोनों मस्जिदों से अनाउंस हो रहा है। एक पश्चिम तरफ, एक पूरा भीड़ को जो है वो मस्जिद से ही प्रेरित किया जा रहा है। वहाँ पर हम लोगों की ये सोच है कि मस्जिदों में आदमी पहले से बैठे हुए थे, तभी ये सब अनाउंस हो रहा है। आप मौके पर थे, आपको क्या लगता है कि ये साजिशन हुआ है या फिर अचानक से जो विरोध हुआ उसके बाद ये चीजें हुई? साजिशन हुआ है। ऐसा कहा गया है कि इनको घेरो चारों तरफ से और मारो। चश्मदीदों ने हमें बताया कि कैसे हिंसा की शुरुआत हुई और उन्हें कितनी गंभीर चोटें आई। ये है चोट, ये बोतल लगी है कोल्ड ड्रिंक की, और ये सब पांव घायल हुए हैं, और यहाँ इतने ईंटें पत्थर लगे हैं जो आपको हम दिखा नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, हम लेट नहीं सकते हैं। अच्छा, आपकी कमर पर भी बहुत ज्यादा वार किए गए हैं, पत्थर, ईंट, लाठी, डंडे सब। बैठ नहीं सकते हैं, हम लेट नहीं सकते हैं, हम सही से खाना नहीं खा सकते हैं। हमने इनका हंस देखकर चेहरे का, हमने ऐसे चेहरा अपना बचाते हुए कि किसी तरह हमारे चेहरे पर कुछ न लग जाए। तो ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये सब इसी ईंट पत्थर के हैं। ये तो साफ है कि 13 अक्टूबर को जो कुछ भी हुआ वो साजिशन था। चश्मदीदों का भी कुछ यही कहना है। आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग है, लेकिन सियासत अपनी जगह पूरा जोर पकड़े हुए है। इतना जरूर है कि यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त है, जो अपराधी है उसका इलाज होकर रहेगा। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको देवभूमि उत्तराखंड से योगी मॉडल की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां धामी सरकार सीएम योगी के काम करने के तरीके को आगे बढ़ा रही है और अवैध कब्जे को लेकर पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में है। उनका भी स्टैंड क्लियर है। इसलिए तो उनके आदेश पर, निर्देश पर राज्य में सरकारी जमीनों पर जो अवैध निर्माण था, जो मजार बनाई गई थी, उसका क्या हाल किया है आज आपको दिखाने वाला हूं।
ये मीरपुर गांव में पुनर्वास विभाग की जमीन पर मजार बनाई गई थी। देख लीजिए इसे, सरकारी जमीन पर इतनी बड़ी मजार पक्की, लेकिन जब चिन्हित हुई तो क्या एक्शन हुआ देखिए आप। बुलडोजर पहुंचे और प्रशासन ने उसे ध्वस्त कर दिया है। फोर्स तैनात की, अधिकारी तैनात रहे और 2 बीघे की जमीन पर यह अवैध मजार बनाई गई थी। सोचिए, पूरा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन अब यहां पर बुलडोजर एक्शन हो गया है, देख लीजिए। लेकिन अधिकारी भी इस पर बयान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आप। पुनर्वास विभाग की जगह थी, पहले यूपी सिंचाई की जगह थी। 2 बीघे लगभग जगह में कुछ लोगों के द्वारा धार्मिक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया था, जो कि नियम विरुद्ध था, अतिक्रमण था। तो पहले इनको नोटिस भी दिया गया था और इन लोगों ने कहा भी था कि हम स्वतः इसको हटा लेंगे, लेकिन समय से इनके द्वारा नहीं हटाया गया। तो आज जो है उसी को जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस लगा करके और विभाग के द्वारा इसको हटाया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आज की हमारी एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही। भड़काऊ लाल टोपी। समाजवादी पार्टी पर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि कैसे ये भड़काने की सियासत कर रहे हैं। इधर एक्शन हो रहा है, उधर भड़काया जा रहा है। और आपको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के ऐलान के बाद से ही समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में आ गई। अच्छी बात। पिछले 2 दिनों से पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महाराष्ट्र में, देखिए तस्वीर उनकी, अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। अब तक लाल टोपी के काले कारनामे विपक्ष कहता है, उसकी लिस्ट बताता है, लेकिन अब चुनावी मौसम में ये भड़काने भी लगे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता तो दूसरी ओर है नफरती मौलाना, जो मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और इस काम में जुट गए हैं। दर्शकों, चुनाव से पहले वोट मांगने का इनका एक अलग ही तरीका है। सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के मानखुर्द से विधायक अबू आजमी वोट मांगने का एक नया ही तरीका ले आए हैं। वो वोट मांग नहीं रहे, बल्कि सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी 6 से 8 विधायक ले आती है, आ जाते हैं विधायक उनके, तो मुसलमानों पर ज्यादती नहीं कर पाएगा कोई। और धमकी देते हुए वो उकसा भी रहे हैं। सुनवाता हूं पहले आपको कि क्या कह रहे हैं अबू आजमी। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, सोचा आप, ऐसे वोट मांगे जाएंगे, ऐसा कहा जाएगा, लेकिन ये कौम के खिलाफ गलत तरह से बरगलाने का काम क्यों चल रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हर चुनाव से पहले हेट स्पीच देने का जिम्मा उठा रखा है। हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता हिंदुओं पर बरसते हैं या फिर जहर घोलने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में अब चुनाव होना है, उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता ने खुली धमकी दे दी है कि अगर 6 विधायक जीत आए तो फिर मुसलमानों पर ज्यादती बंद हो जाएगी। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, अबू आजमी जो कौम के लिए जान देने की बात तक कह रहे हैं, आखिर अबू आजमी बताएं कि मुसलमानों पर ज्यादती कौन कर रहा है। लेकिन जिस तरह से एक माननीय का बयान सामने आया, उसके बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने ऐसी भाषा को समाज में नफरत फैलाने वाला करार दिया। अबू आजमी साहब को तो ये भाषा कांग्रेस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए,
जिन्होंने मुंबई में उनको खुद की एक ही सीट दी है, तो 8 सीट का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो भी उनकी भाषा है वो समाज को तोड़ने की भाषा है और हम उसका खंडन करते हैं। समाज में जातिगत जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और चुनाव से पहले नफरत और बांटने वाले बयान देना लगता है बीजेपी विरोधियों की आदत सी बन गई है। तभी तो हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस के मामन खान ने चुनाव की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ जहर घोलने का काम किया था। वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की भड़काऊ ब्रिगेड एक्टिव हो गई है और बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है। विधायक बनते इसलिए हैं कि काम करेंगे, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। मामन खान तो फेल हो गए दर्शक, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इसका कारण क्या है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 12% की है और 40-50 सीटों पर मुसलमानों का गहरा प्रभाव है। उत्तरी कोंकण खानदेश में बड़ा प्रभाव रखते हैं। मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ में एम फैक्टर बड़ा प्रभावी है। मुंबई रीजन में मुस्लिम वोटर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। 2019 में 10 मुस्लिम जीतकर विधानसभा पहुंचे थे दर्शक, और 10 में से 6 मुस्लिम एमएलए मुस्लिम इलाकों से ही आए थे, उन्हीं रीजन से आए थे। और यही वजह है दर्शक कि अबू आजमी भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कई मौलानाओं का साथ मिल रहा है दर्शक। समाजवादी पार्टी के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये तो आपने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। लेकिन इसके पीछे की वजह आज मैं आपको बता रहा हूं, इसका एक्सरे हमने किया। लेकिन कुछ भड़काऊ मौलाना भी मैदान में उतर चुके हैं, उनको भी दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। अपनी तकरीरों को बार बार लाउड स्पीकर के जरिए सुना कर हमारे मुस्लिम भाइयों को ये भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। कोशिश में लगे हुए हैं कि ये मौलाना मोदी के खिलाफ भड़काएं, बार बार भड़काएं, एकनाथ शिंदे के खिलाफ भड़काएं। इसके पीछे की वजह हिंदुत्व है, क्योंकि ये दोनों ही नेता, चाहे नेता हो या मौलाना, क्या ये सनातन के खिलाफ है? क्योंकि हिंदुत्व को आगे बढ़ाने वाले एकनाथ शिंदे और पीएम मोदी के काम को लेकर इन लोगों को दिक्कत है, इसलिए भड़का रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शक। और अब मैं आपको बताता हूं कि इनके जहन में क्या चल रहा है, किस तरह से ये भड़का रहे हैं। सुनिए जरा। जो भी शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस और महायुति के साथ है, क्योंकि महायुति ऐसे संतों की सुरक्षा करने का काम कर रही है, उनको हिफाजत करने का काम कर रही है, उन पर कार्रवाई नहीं करवा रही है। तो जो भी इन महायुति के साथ है, जो भी मुसलमान, तो जाहिर बात है कि वो इनके वफादार है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वफादार नहीं है। इनका प्लान क्या है दर्शकों, आप देख लीजिए। एक तरफ ये क्या कर रहे हैं, अगर वक्फ संशोधन बिल की बात आती है तो जगह जगह विरोध कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। इससे भी मन नहीं भरता तो नबी के अपमान पर ये मुस्लिम भाइयों को उकसा रहे हैं। इतने से भी मन नहीं भरता तो फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के नाम पर भड़का रहे हैं। सोचिए आप इनके जहन में क्या चल रहा है। इनके जहन में एक ही बात है दर्शकों, कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काएं और उनका वोट ले लें, क्योंकि इसके पीछे की एक और बहुत बड़ी वजह है। और अब हम वही आपको बताने वाले हैं। जितना ये सब कुछ चल रहा है, मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है, इसके पीछे की वजह पता है आपको? अगर वजह जानना चाहते हैं तो हमारी ये वाली रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश एक बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे सीधे उनके निशाने पर हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज आपको बताने वाला हूं। महाराष्ट्र में आपने ये तो देख लिया कि कैसे लाल टोपी मुसलमानों को एकजुट करने में लगी हुई है, लेकिन अखिलेश यादव एक दूसरा गेम खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद से वो 7वें आसमान पर है, अच्छी बात है।
अब वो महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखाने के लिए लगे हुए हैं। वो महाराष्ट्र जहां समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, लेकिन अब अखिलेश को चुनाव के लिए ज्यादा सीटें चाहिए। महाविकास आघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है। महाविकास आघाड़ी की बैठकों का दौर जारी है। इधर इन बैठकों के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा खेल कर दिया। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, नाम की घोषणा कर दी है, वो भी बिना किसी बातचीत के। सोचिए दर्शकों, लेकिन बड़ी बात यह कि अखिलेश यादव आज महाराष्ट्र में थे और बड़ी बातें उन्होंने कही। सुनवाता हूं। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। तमाम सीटें जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। तो देखा दर्शकों आपने क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन अब किस तरह से साजिश अभी तो आपने देखी है, लेकिन अखिलेश का खेला भी देख लीजिए। अबू आजमी कहां से मैदान में उतार दिए गए? शिवाजी नगर से मैदान में उतार दिए गए। एक और टिकट मिला है रईस शेख को, उन्हें भिवंडी ईस्ट से मैदान में उतारा गया है और भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को मैदान में उतार दिया गया है। मालेगांव से साइने हिंद मैदान में उतरे हुए हैं। अब सोचिए आप, अखिलेश यादव ने बिना किसी को बताए ये टिकट दे दिए और आपने इनके नाम देख लिए। ये सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, यानी पहले मुसलमानों को बरगलाना है, फिर उनका वोट लेना है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि अखिलेश यादव अगर ये खेला करते रहेंगे तो फिर महाराष्ट्र की सियासत में उफान आना तय है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। आज से ठीक 30 दिन बाद 30 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ना तो महाविकास आघाड़ी की ओर से सीट फाइनल हुई और ना ही कोई उम्मीदवार का नाम सामने आया है। इस बीच अखिलेश यादव ने 4 नामों का ऐलान कर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो समझौता नहीं करेंगे। इधर सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस में कलह दिखाई देने लगी है। उद्धव गुट का आरोप है कि कांग्रेस सीट शेयरिंग चाहते ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सक्षम भी नहीं है। महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। संजय राउत के बयान से साफ है कि महाविकास आघाड़ी में चुनाव से पहले ही कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन राउत के बयान पर कांग्रेस के नेता इसे मामूली विवाद बता रहे हैं। जब इलेक्शन होता है और सीट्स का बंटवारा होता है तो उतार चढ़ाव आता है, तो इसलिए तीनों पार्टीज की जो हाईकमान है वो इसे सॉर्ट आउट कर लेंगी। भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं है। बार पलटवारों को देखकर लगता है कि महाराष्ट्र में एमवीए में सीट बंटवारा इतना आसान नहीं है और फिलहाल सिर्फ बैठक पर बैठक हो रही है। मैं आपको यह बताता हूं दर्शकों की खटपट कैसी चल रही है, किधर क्या हो रहा है, यह भी आपको समझा देता हूं। देख लीजिए, महाविकास आघाड़ी कई बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीट पर कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। इधर 288 में से 200 सीटों पर सहमति बन गई है। इधर क्या हो रहा है, कांग्रेस उद्धव सीट के बीच में फंस गए हैं, अभी तक बंटवारा नहीं हो पा रहा है। इधर बीजेपी 142 सीट ले जाएगी। आपको यह भी बता दूं मैं कि महाविकास आघाड़ी दोनों ही पार्टियों की ज्यादा सीटों पर दावा कर रहे हैं। जो महाविकास आघाड़ी हम बता रहे हैं, शिंदे सेना के खाते में 66 सीटें जा सकती हैं। महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे से पहले एसपी ने नाम घोषित कर दिए। इधर अजित पवार के एनसीपी के खाते में 52 सीटें संभव हैं और ये खटपट चल रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है, एकनाथ शिंदे इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। कल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह सर जी से बात हुई है, चर्चा हुई, बैठक हुई और उसमें ये महायुति के
सीटों के बारे में चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज़ हम देंगे। और अब अगली खबर का रुख करेंगे दर्शक। पीएफआई का गृह युद्ध प्लान सामने आ गया है। प्रतिबंधित संगठन है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। भारत ने साल 2022 में इस पर बैन लगा दिया, लेकिन अब पीएफआई को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई पर ईडी ने खुलासा करते हुए 35 चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इनकी कीमत करीब 57 करोड़ है दर्शक। संपत्तियां कई ट्रस्ट, कंपनी और निजी संपत्तियां इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, जांच में यह खुलासा हुआ कि पीएफआई के 29 खातों में देश और विदेश से फंड आया है। यह पैसा डमी फर्मों से और हवाला के जरिए आया है या फिर कोई और तरीका हो सकता है। ईडी ने इस मामले में फरवरी 2021 से मई 2024 तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पीएफआई से जुड़े थे। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि इनकी पूरी तैयारी की जा रही है और ये एक बहुत बड़ा प्लान है। विदेशों से फंड आता है। विदेशों में आपको पता है पीएफआई के 13,000 सक्रिय सदस्य हैं। भारत में पीएफआई को फिर मजबूत करना चाहते हैं, जिसे बैन किया जा चुका है। भारत में गृह युद्ध के लिए ये हवाई हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। अलग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की प्लानिंग है। गोरिल्ला वॉर के लिए ये पूरा सिस्टम बना रहे हैं। पीएफआई ने अपने सदस्यों को एक निर्देश दिया, अधिकारियों को परेशान ठगने ये निर्देश दिया गया है। और ईडी ये भी बताती है कि अधिकारियों का नकली अंतिम संस्कार करने की प्लानिंग है। भारत में समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं। ये भारत की सीक्रेट एजेंट की पहचान उजागर करना चाहते हैं। ये इनका प्लान चल रहा है दर्शकों, ताकि लड़ाइयां हों और फिर भारत में माहौल खराब हो। लेकिन इनका प्लान कामयाब होता इससे पहले ही भांडा फूट गया है। फिलहाल न्यूज़ का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक जानकारी भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।